नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ी जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रदुर्ग और हॉस्पेट में विशाल जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस और जनता दल सेकुलर से सावधान रहने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और दुर्भाग्य देखिए कि मैं आज यहां हनुमान जी को नमन करने आया हूं। और उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा कर्नाटक की मान, मर्यादा, संस्कृति पर कोई आंच नहीं आने देगी। बीजेपी कर्नाटक के विकास के लिए नए अवसर देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की जनता से कांग्रेस के इतिहास और उसकी सोच को न भूलने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आतंकवादियों का तुष्टीकरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलबुर्गी में एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री का यह रोड शो कलबुर्गी शहर में 6 किलोमीटर लंबा था। प्रधानमंत्री ने कलबुर्गी के KMF से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक तक ये रोड शो किया। प्रधानमंत्री के रोड शो में भारी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में मौजूद रहे। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का धुआंधार प्रचार जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज मैसूर में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में आई तो सिद्धारमैया जीते तो PFI से बैन हटा लेंगे। अमित शाह ने कहा कि सिद्धारमैया ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के शिवमोगा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि GST और नोटबंदी ने देश भर में व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ साथ गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को 10 किलो चावल देने का आश्वासन दिया गया है। कांग्रेस के कर्नाटक घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बेंगलुरु में कहा कि कांग्रेस बोल रही है कि वो बजरंग दल को बैन कर देंगे, मुस्लिम आरक्षण को फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण को दर्शाता है। दिल्ली में अपने बंगले पर सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के आरोपों को लेकर निशाने पर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूरक आरोप पत्र में उनका भी नाम शामिल किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट में दावा किया गया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल की ही दिमाग की उपज थी। इसके साथ ही इसमें तेलंगाना के CM KCR की बेटी का जिक्र भी किया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि कविता ने आबकारी नीति बनाने और उसके बाद लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग की थी। ईडी के आरोप पत्र में अरविंद केजरीवाल के नाम शामिल होने के बाद से बीजेपी उनके ऊपर हमलावर हो गई है। मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया है, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया है और कहा कि ना तो वे अभियुक्त हैं ना ही गवाह हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का सामने आकर खंडन नहीं किया है। पंजाब के जालंधर में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जो षड्यंत्रकारियों के किंगपिन और उनके सहयोगी हैं वे भी जेल जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार पर कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि पंजाब में बदलाव का वादा करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मित्र देशों और क्षेत्र के साझेदारों की क्षमता निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में सौंपा। इस मौके पर मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह भी मौजूद थे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलाह के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति सोलेह ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। ईरान दौरे पर गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। ईरान के राष्ट्रपति ने भारत और ईरान के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अपने सऊदी अरब दौरे के विषय में जानकारी देते हुए ट्वीट साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि रियाद में सामाजिक सांस्कृतिक संगठन इंडो सऊदी होलिस्टिक अलाइनमेंट दिशा के लिए समर्पित टीम के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके खुशी हुई। अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण 1 मई को दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भारत की महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ शुरू हुआ। इस आयोजन में सबसे बड़ा भारतीय पवेलियन दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पवेलियन में राज्य पर्यटन बोर्ड, होटल, टूर ऑपरेटर सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों के साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा को दर्शकों के लिए नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी 4 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर हैं। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने आज श्रीलंका की वायुसेना और नौसेना के कमांडरों से मुलाकात की। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने श्रीलंका के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के छात्रों से संवाद भी किया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत IIT दिल्ली में ग्लोबल साइंस, रिसर्च एंड इनोवेशन समिट का आयोजन किया गया। इसका मकसद विज्ञान, शोध और नवाचार के क्षेत्र में परस्पर भागीदारी को बढ़ावा देना है। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और CII द्वारा संयुक्त रूप से इस समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान शोध और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर भागीदारी पर चर्चा की। महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बड़ा ऐलान किया। शरद पवार ने कहा कि वे एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। मुंबई में अपनी पुस्तक के विमोचन के मौके पर शरद पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला किया। शरद पवार ने कहा कि मैं अध्यक्ष पद की कई साल से जिम्मेदारी निभा रहा हूं। अब मैं अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। लेकिन कार्यक्रम में शरद पवार के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की। उनके समर्थकों ने अपना निर्णय वापस लेने के लिए नारेबाजी की। दिल्ली के तिहाड़ जेल में अपराधियों के बीच गैंगवार में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया मारा गया। जेल में बंद एक बदमाश ने लोहे की ग्रिल उखाड़कर उस पर हमला बोल दिया। इस हमले में वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। तिहाड़ जेल में जिस बदमाश ने टिल्लू पर हमला बोला उसका नाम योगेश टुंडा है। इस हमले में योगेश के साथियों ने भी उसका सहयोग किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हुआ। नगर निगम के 34 वार्डों में 93,000 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हिमाचल प्रदेश में शिमला में नगर निगम चुनाव 102 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में अब बंद हो चुकी है। मतगणना 4 मई को होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में एक जनसभा में कहा कि आज हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं। आज युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं है, आज उनके हाथ में टैबलेट है। ये टैबलेट उनके टैलेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा, पुलवामा, अनंतनाग और श्रीनगर सहित 12 स्थानों पर छापेमारी की। विभिन्न आतंकी संगठनों के सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आयुष मंत्रालय ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर में योग महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और राजस्थान सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। जयपुर में आयोजित योग महोत्सव में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अनेक गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही करीब 20,000 लोगों ने एक साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। मौसम के बदलते मिजाज और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन आगामी 3 मई तक के लिए रोक दिया गया है। साथ ही ऋषिकेश से काउंटर पर भी रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है, जिसके बाद यात्रियों की भीड़ को प्रबंधित किया जा सके।
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि केदारनाथ में खराब मौसम के कारण पंजीकरण रोक दिया गया है। दिल की समस्या या सांस लेने की समस्या वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर आने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बिहार के बेगूसराय जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र में राजद नेता को 3 बदमाशों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद भाग रहे बदमाशों में से एक आरोपी को एक अभियुक्त को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की पीट कर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए भाजपा जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। भाजपा ने हर वर्ग के उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाया है। श्रावस्ती में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खातूना बेगम को बनाया है। खातूना बेगम ने इसके लिए भाजपा के प्रति आभार जताया है। वैश्विक मंदी के बीच भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था है। देश के अंदर और विदेशी एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक भारत अब भी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और भविष्य में भी ये बना रहेगा। जीएसटी के मोर्चे पर केंद्र सरकार के लिए वित्त वर्ष 2023-2024 का आगाज बेहद शानदार रहा। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया और यह अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह है। जीएसटी लागू होने के बाद से अब अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 4.6% रह सकती है, जो कि 2022 में 3.8% थी। इस वृद्धि में सबसे अधिक योगदान भारत और चीन की अर्थव्यवस्था का है। मौजूदा समय में पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत और चीन की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। इस कारण आईएमएफ ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाली वृद्धि में एशिया प्रशांत क्षेत्र का योगदान 70% होगा। विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.3% रह सकती है। देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी का माहौल देखा जा रहा है। अप्रैल महीने में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 4 महीनों में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया और यह 57.2 के स्तर पर रहा। भारत का एविएशन मार्केट भी एक बार फिर बुलंदियों पर है। घरेलू हवाई यात्रा में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, भारतीय घरेलू हवाई यात्रा 30 अप्रैल को पूर्व कोविड औसत को पार कर नई ऊंचाई पर पहुंच गया। भारत ने कोयला उत्पादन के क्षेत्र में अप्रैल 2023 के महीने के दौरान उच्चतम कोयला बाहर निकालने का एक नया रिकॉर्ड बनाया। भारत ने अप्रैल 2022 के दौरान 67.2 मिलियन टन की तुलना में 8.67% की वृद्धि के साथ 73.02 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। अप्रैल 2023 में पीक बिजली की मांग सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। उच्च विनिर्माण क्षमता उपयोग में देश की बिजली की मांग को 2,15,882 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया गया। पिछले वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत का निवेश जोरदार रहा, क्योंकि 2023 की जनवरी से मार्च की तिमाही में 14.6 लाख करोड़ अब तक का सबसे अधिक विदेशी निवेश दर्ज किया गया। वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 6 पायदान ऊपर आया है। मंगलवार को सेंसेक्स 242.27 अंक यानी 0.4% की बढ़त के साथ 61,354.71 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 82.65 अंक की तेजी के साथ 18,147.65 अंक पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में 6 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 81.88 रुपए पर बंद हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियाई बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। सीतारमण ने एडीबी को आत्मनिरीक्षण और आकलन करने की भी सलाह दी कि कैसे बैंक विकासशील सदस्य देशों को प्रभावी ढंग से समर्थन दे सकता है।
पेट्रोलियम कंपनियों का बकाया न चुका पाने के कारण गो फर्स्ट एयरलाइन ने 3 और 4 मई को अपनी उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स को 6,400 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,100 रुपये प्रति टन कर दिया है। ये बदलाव मंगलवार से प्रभावी है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला प्रोडक्शन में अप्रैल में 7.7% की बढ़ोतरी हुई है। मॉर्गन स्टैनली पहले 3 महीनों में के दौरान लाभ में गिरावट की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद नौकरियों में 3,000 कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रही है। जापानी वित्त मंत्री शोनिची सुजुकी और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष चू क्यूंग हो ने इस सप्ताह आयोजित एशियाई विकास बैंक एडीबी की वार्षिक बैठक के दौरान मुलाकात की। देश में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 3,000 से अधिक नए मामले सामने आए। हालांकि एक दिन में पहले की तुलना में करीब 1,000 की कमी दर्ज की गई है। इस अवधि में 10 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना टीकाकरण लगातार जारी है। इसी क्रम में पिछले एक दिन में 2,180 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक देश में 220 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,071 से घटकर 44,175 हो गई है। विकलिस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और गुजरात सरकार ने कहा है कि वो दोषियों की रिहाई से जुड़ी फाइलें सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। वो इस मामले में कोर्ट से पिछले फैसले की समीक्षा के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट अगली सुनवाई 9 मई को करेगी। फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो पहले हाई कोर्ट का रुख करें। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो मौत की सजा के मामलों में फांसी की जगह किसी कम तकलीफ देह तरीके के इस्तेमाल सुझाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जुलाई में मामले की सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में 2020 में हुए दंगों के 3 आरोपियों देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आशिफ इकबाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। गुजरात उच्च न्यायालय राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है। इससे पहले सूरत जिले की एक कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच खूनी संघर्ष लगातार जारी है। बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हो रहा है। संघर्ष विराम के बावजूद खार्तूम में संघर्ष जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 1 लाख लोग देश छोड़कर पड़ोसी देशों में पनाह ले चुके हैं। चाड में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और उनके सहयोगियों ने सुरक्षा और मानवीय सहायता की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए सूडान के साथ पूर्वी सीमा पर आपातकालीन टीमों को तैनात किया है। प्रतिद्वंद्वी सैन्य समूहों के बीच लड़ाई के कारण लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने सूडान में अस्थायी निलंबन वापस लेने का फैसला किया है। अरब लीग के 22 स्थायी सदस्यों ने सूडान में जंग की ताजा स्थिति पर चर्चा के लिए काहिरा में एक आपातकालीन बैठक की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि कैसे अरब देश मिलकर सूडान संकट का समाधान निकाल सकते हैं। दुनिया के अलग अलग देश सूडान में फंसे अपने नागरिकों को लगातार निकाल रहे हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय नागरिकों को लेकर जद्दा से एक और विमान अहमदाबाद पहुंचा। विमान में 231 यात्री सवार थे। आईसीसी ने सालाना टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को फायदा हुआ है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हटाकर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय टीम ने टी20 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। यहां उसकी रैंकिंग 267 थी, वहीं ये 18,445 अंक के साथ अब टी20 रैंकिंग में इंग्लैंड दूसरे स्थान पर बना हुआ है। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच लखनऊ में मैच के बाद हुए झगड़े के मामले में बीसीसीआई की तरफ से कार्रवाई की गई है। कोहली को और गंभीर को की मैच फीस को 100% काट लिया गया है। आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के आशीष चौधरी ने दूसरे दौर में जगह बनाई है। एक अन्य भारतीय हर्ष चौधरी पहले दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। 86 किलोग्राम वर्ग मुकाबले में हर्ष को ऑस्ट्रेलिया के बिली मैकलिस्टर ने शिकस्त दी है। भारत की अवंतिका अग्रवाल देश की तीसरी सबसे बेहतरीन रैंकिंग वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अवंतिका ने पिछले 2 महीनों में 4 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले हैं। इस दौरान उन्होंने फाइट रेटिंग में 61 अंक हासिल किए हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के कार्यक्रमों की घोषणा हो गई है। 25 मई को लखनऊ में उद्घाटन समारोह आयोजित किए जाएंगे। खेलों का आयोजन लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में किया जाएगा। हालांकि निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में होगा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच इस साल के यूएस ओपन में हिस्सा ले पाएंगे। चौथी वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को मैड्रिड ओपन के अंतिम 16 में स्थान बनाने के लिए जमकर मेहनत करनी पड़ी है। महिला एकल में 9वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस की मारिया साकारी ने अंतिम 8 में जगह बना ली है। तीसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसिका पेगुला ने अंतिम 16 में कड़े संघर्ष के बाद जीत हासिल की है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए लेग में लेस्टर सिटी और एवर्टन ने 2-2 से ड्रॉ खेला है। आर्सेनल की टीम महिला चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई। फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज अब फिल्मों के बाद ओटीटी में हाथ आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। गब्बी विक्रमादित्य मोटवाने द्वारा निर्देशित हाल की रिलीज हुई जुबली में दिग्गज अदाकारा जीनत अमान ने अभिनेत्री वामिका गब्बी के अभिनय की तारीफ की है। अभिनेता शाहरुख खान टाइगर फ्रेंचाइजी में सलमान खान के साथ 8 मई को टाइगर 3 फिल्म के लिए एक साथ शूटिंग करेंगे। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने मेट गाला 2023 में व्हाइट गाउन में शिरकत की है। 1 लाख मोतियों से बने इस परिधान को प्रबल गुरुंग ने डिजाइन किया है। सोशल मीडिया पर रेड कारपेट पर एक कॉकरोच ने एंट्री मारी तो सोशल मीडिया पर यह खूब वायरल हुआ। लोगों ने लिखा, बेस्ट ड्रेस्ड फॉर श्योर। विपुल शाह और सुदीप्तो सेन की आगामी फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सुर्खियों में है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कई सीन्स को प्रतिबंधित कर दिया है। लव रंजन के निर्देशन में बनी तू झूठी मैं मक्कार के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स के ने खरीदे हैं। नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट फिल्म के ओटीटी रिलीज किए जाने का ऐलान किया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।